Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing well. In today's lecture we are going to study Langevin theory of diamagnetism, which is one of the most important theory in material science or solid state physics in MSc physics. This topic is also frequently asked in university examination. So by the end of this lection you will be able to answer these questions: what is diamagnetism, and why diamagnetism material repelled by magnetic, what is Larmor precision, and how the diamagnetic susceptibility derived, and why the diamagnetic susceptibility is independent of temperature, and why they are negative. So if you ever found this derivation difficult, don't worry, we will understand it step by step from beginning and won't speak any mathematical step. So let's start. So first of all, we start from our topic. uh, First we are discussing the uh, our diamagnetism. So let us understand the meaning of diamagnetism. So diamagnetism is the property of certain material in which they are weakly repelled by the an external magnetic field. हमारे पास एक, अब हमने डेफिनेशन से जाना कि डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, कि जो डायमैग्नेटिज्म एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल हो जाते हैं। रिपेल का मतलब होता है कि मैग्नेट को देखकर दूर हो जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल हैं बिस्मथ, सिल्वर हो गया, सिलिकॉन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये मटेरियल अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, मीन्स ये रिपेल ही क्यों हो जाते हैं। तो इसी का आंसर जो है हमें लैंगविन थ्योरी देती है। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि, और हाँ एक बात और, कि जो ये मटेरियल होते हैं, दीज मटेरियल डू नॉट पोजेस परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इनके पास अपना कोई परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। सो देयर मैग्नेटिक मूवमेंट अपीयर ओनली व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। इनके ऊपर मैग्नेटिक मूवमेंट कब आता है, जब हम बाहर से कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब इमेजिन करो कि एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम बनाया है दिस। ठीक है, यहाँ पर हमने एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। अब फिर यहाँ पर एक फिजिक्स का रूल याद रखो कि जब चार्ज मूव होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जब करंट होता है तो उसके साथ मैग्नेटिक मूवमेंट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मीन चार्ज जब होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्रिएट होगा। अगर मैं एक एटम के ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ की है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पहले की तरह मूव करेगा? क्या लगता है आपको, मूव करेगा कि नहीं करेगा? इसका आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका मोशन है थोड़ी सी, मतलब उसके अंदर जो है चेंज आ जाएगा। इसी स्मॉल चेंज को हम लार्मर प्रिसीजन कहते हैं, जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि लार्मर प्रिसीजन क्या होता है। और इसी वजह से एक इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, और यही इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट में लगता है। और एंड में हम देखेंगे कि इसके ऊपर एक माइनस का साइन आता है, वही इसी के कारण जो है ससेप्टिबिलिटी में माइनस का साइन आता है। तो ये था इसका पूरा फिजिकल कंसेप्ट। अब हम इसकी कंसेप्ट को मैथमेटिकली प्रूवन करेंगे। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आई जो मैंने आपको बताई। जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ प्रिसीजन बनेगा, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है, ये ओमेगा एल, ये हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर जो है ये आर क्या है, आर इसकी रेडियस है, ठीक है। ये डायग्राम सेम है, बस दिखाने के लिए मैंने आपको, जो ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका ओरिजिनल ऑर्बिट है, और ये जो है ये इसका प्रिसाइज ऑर्बिट है, ठीक है।
जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है उसके बाद, ये बिफोर मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन को देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कि ये थ्योरी बोलती क्या है। तो Lagrange theory of diamagnetism explain why some material develop a weak magnetic moment opposite to an applied magnetic field. This happen cause the applied field changes the motion of electron orbiting the nucleus, including a magnetic moment that oppose the external field according to Lenz's law। ठीक है, मैंने आपको बताया पीछे कंसेप्ट बताया इसका कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो इन्होंने कुछ बेसिक एजम्पशन दी थी, वो एजम्पशन है हमारे पास कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलवेज जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिटल। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बाहर घूमेगा, ठीक है, और उसकी रेडियस आर होगी। विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एवरी एटम इज़ ज़ीरो। जब उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा टोटल वो जीरो हो जाएगा। और जब उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की जाएगी तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज स्लाइटली, तो उसमें एक स्लाइटली चेंज आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना कि जब हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई नहीं की थी, तो जब अप्लाई करने के बाद ये वही स्लाइटली चेंज है जिसे हमने प्रिसाइज ऑर्बिट कहा है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर चेंज प्रोड्यूस इन इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक एजम्पशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम ड्राइव करेंगे अपना एक्सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, मास एम, ऑर्बिटल रेडियस आर है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। अब हम क्या करेंगे कि व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अब हमने उसके ऊपर फील्ड अप्लाई की तो वहाँ पर उसने क्या किया, एक टॉर्क अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया। इंस्टेड ऑफ मूविंग एग्जैक्टली एज बिफोर द ऑर्बिट बिगिन टू प्रिसेस दिस मोशन इज कॉल्ड प्रिसीजन मोशन। जैसे कि मैंने पीछे डायग्राम में बताया, बस डायग्राम समझ गए तो ये लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर डायग्राम आपको समझ आ गया कि जब हमने फील्ड अप्लाई की तो यहाँ पर जो ऑर्बिट है वहाँ पर एक चेंज आ जाएगा, चेंज आने से एक हमारे पास न्यू ऑर्बिट बनेगा जिसे हम प्रिसाइज्ड ऑर्बिट बोलेंगे। तो बस यही था वो। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो वो ऑर्बिटर था उसको हमने लार्मर प्रिसीजन बोल दिया। अब हम देखेंगे कि लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ओमेगा एल इज इक्वल टू ई ओवर बी, ई बी ओवर 2m। इसको इक्वेशन 1 दे दो आप। अब यहाँ पर करंट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है बाय ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, तो हमारे पास चार्ज तो ई आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई/ओमेगा। तो बस ये दो वैल्यू हैं इस इक्वेशन में डाल दो। तो इक्वेशन में डालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ओवर 2 पाई/ओमेगा, और ओमेगा था ऊपर चला जाएगा, ई ओमेगा ओवर 2 पाई। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक मूवमेंट बिफोर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने मैग्नेटिक मूवमेंट देखना है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो क्या होगा। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता है न्यू इज इक्वल टू आई ए, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ ऑर्बिट। एंड अगर ऑर्बिट सर्कुलर पाथ में है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, πr²। तो बस यहाँ से हमारा πr² आ गया। बस हमने कुछ नहीं किया है, ये ए की वैल्यू यहाँ डाल दो तो म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू हमें पहले से पता थी, आर ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। बस हमने पुट किया और हमारे पास क्या आ गया, ई ओमेगा r² ओवर 2। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे बाय लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पर लार्मर फ्रीक्वेंसी से देखेंगे कि इट इज़ नॉट इन द ओरिजिनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
इट इज़ ओनली स्मॉल एडिशनल एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एल इज इक्वल टू ई वी ओवर 2m, वो हमारी जो है ओरिजिनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक स्मॉल एडिशनल एंगुलर वेलोसिटी है जो कैसे प्रोड्यूस हो रही है बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तब जाके ये हमारे पास स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। अब हम देखते हैं कि सिंस एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस बाय ओमेगा एल द करंट आल्सो चेंजेस। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगा। सो द इंड्यूस करंट इज़, इंड्यूस करंट हम लिखेंगे डेल्टा आई इज इक्वल टू ई ओमेगा एल ओवर 2 पाई। ठीक है, हमारे पास ओमेगा एल हमें पता है ये है, तो बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर ये वैल्यू पुट आउट कर दी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वेयर बी ओवर 4 पाई m। अगर आप इस डेरिवेशन को साथ साथ में करोगे तो आपको ये डेरिवेशन बहुत ही इजी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। तो इसके बाद हम करते हैं कि इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट। अब यहाँ से हम इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। पहले हमने इंड्यूस करंट निकाला, अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। तो मैग्नेट हमें पता है कि जो हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है डेल न्यू। तो हमारे पास डेल आई की वैल्यू हमें पता है, ए हमें पता है, ए हमारे पास पाई आर स्क्वेयर है हमें पता है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, ई स्क्वेयर बी आर स्क्वेयर ओवर 4m। इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट जहाँ पर मैंने बताया कि ये होता है डेल न्यू इज इक्वल टू डेल आई ए, और ये आ गई हमारे पास, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद अब हम करेंगे कि सिंस द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, जो हमारे पास इंड्यूस मूवमेंट है वो अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। लेंजेस लॉ तो यही बोलता है कि जो इंड्यूस मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के ओपोज में लगेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ से हमने बस कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन प्रीवियस इक्वेशन थी उसके पास हमने माइनस का साइन लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ वन ऑर्बिट रेडियस यूज ऑफ द मीन स्क्वेयर रेडियस आर स्क्वेयर। सो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ वन ऑर्बिट रेडियस तो हमने क्या किया, मीन स्क्वेयर रेडियस ले ली आर स्क्वेयर। तो एवरेजिंग ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ठीक है, एवरेजिंग करने के बाद हमें क्या मिला, न्यू इज इक्वल टू ई माइनस ई स्क्वेयर बी ओवर 6m आर स्क्वेयर। ठीक है, ये 6m क्यों आया, 4 से 6m, इसको भी मैं बता सकता हूँ लेकिन टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाना था तो मैंने वो स्टेप छोड़ दिया। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो कि बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ 4 था यहाँ पर 6 हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 आ गई। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि नाउ सपोज कि n एटम आर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम देन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम सपोज करते हैं कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एटम प्रेजेंट हैं वो है n। तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन क्या आ जाएगी, हमें पता है कि जो हमारी मैग्नेटाइजेशन होती है इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू n न्यू। ठीक है, न्यू हमारे पास ये वैल्यू है, तो बस हमने इस n को n रहने दिया, न्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, m इज इक्वल टू n ई स्क्वेयर बी आर स्क्वेयर ओवर 6m। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे जिसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी से ये होता है हमारा m/h। बट इसको करने से पहले हम यहाँ पर जो हमारा b है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे इसको म्यू नॉट h से। तो b की जगह हमने कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट h लिख देना है। ठीक है, तो b की जगह हमने म्यू नॉट h लिख दिया। तो ये हमारी इक्वेशन 7 से
एट्थ वाली इक्वेशन हमारी ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ऐसी बन जाएगी एच। अब हमने जब ये रिप्लेस किया तो हमारी इक्वेशन इस हिसाब से बन गई। अब यहाँ पर हम ससेप्टिबिलिटी लगाएंगे m/h, तो m की वैल्यू ये है, तो h से h हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू ये थी, h ये था, एक h एक ऊपर, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो -μ0n e²r²/6m। तो यही हमारी लैंगविन डायनमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और ये है, ये कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन नहीं करती है, और ये क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारी ये ससेप्टिबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर क्यों नहीं है। क्योंकि लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इन डायमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, इज़ इंड्यूस बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो इंड्यूस हो जाता है बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। द एटम डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। मीन्स कि जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर हमें कहीं टी का मतलब जिक्र नहीं हो रहा है ना, टी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो मीन्स कि यहाँ पर टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर का रोल नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंजिंग द टेम्परेचर डज नॉट स्लाइटली अफेक्ट द इंड्यूस्ड ऑर्बिटल, ठीक है। वो उसके मोशन को, इलेक्ट्रॉन के मोशन को उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है हमारे पास वो कांस्टेंट हो जाएगी फिर टेम्परेचर। सो हिंस जो हमारे पास डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, बिकॉज इट अराइज फ्रॉम द induced orbit by motion of electrons rather than the alignment of the permanent magnetic dipole। तो ये है इसका आंसर कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर क्यों नहीं होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और इस टॉपिक में जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे आई होप आप सबको वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड आप फिजिक्स, मटेरियल साइंस, नेट गेट या एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस डेरिवेशन में किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई इंटरेस्टिंग फिजिक्स टॉपिक के साथ।